एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं एंड आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। आप देखेंगे एसिड एंड बेस के बीच में क्या डिफरेंस है, इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स ऑन एसिड्स एंड बेसिस एंड न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है एंड उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है आपकी डे टू डे लाइफ में। एसिड्स क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज जो कि सार होते हैं, टेस्ट में मतलब खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल लेमन्स, कर्ड, विनेगर, ऑरेंज, ये सारे खट्टे हैं टेस्ट में, इसी वजह से इनके अंदर एसिड पाया जाता है। एसिडिक सब्सटेंसेस हम किन्हें कहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एसिड होता है। नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जो आपके नेचर के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड्स जो कि आपके फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं वो आपके नेचुरल एसिड्स हो गए। ठीक है। बेसिस क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका बिटर टेस्ट होता है। बी फॉर बेसिस एंड बी फॉर बिटर टेस्ट। उनका टेस्ट खट्टा होता है और सोपी सा टेक्सचर होता है। एग्जाम्पल ब्लीच, एमोनिया, वॉशिंग पाउडर, सोप, ये सारे क्या है आपके बेस। बेसिस आपके अल्कलाइन होते हैं, मतलब वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। बेसिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनके अंदर बेस होता है वो बेसिक सब्सटेंसेस हो गए। अब ऐसी टेबल आपके बुक के अंदर भी बनी हुई है तो ये आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। एसिड का नाम बताना है, एसिड के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं एंड किन किन के अंदर ये पाए जाते हैं। एसिडिक एसिड आपका विनेगर में पाया जाएगा, फॉर्मिक एसिड आपका एंड में, एंड सिट्रिक एसिड आपके सिट्रस फ्रूट्स में, जितने भी मतलब खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर। लैक्टिक एसिड आपका कर्ड में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आपके स्पिनच के अंदर पाया जाता है, पालक के अंदर पाया जाता है। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी या आपका आंवला एंड सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। टार्टरिक एसिड आपका टेमरिंड ग्रेप्स एंड राइप मैंगोज के अंदर पाया जाता है। ठीक है। एंड जितने भी एसिड्स यहाँ पर मेंशन्ड है ये सारे आपके नेचर में ही अकर होते हैं। ठीक है। एंड कुछ बेस भी देख लेते हैं। बेस हमने पढ़ लिए, वो कड़वे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं। लाइम वाटर उसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है उसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर जो आपके शीशे साफ करने का क्लीनर आता है उसके अंदर क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है उसमें? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप के अंदर आपका क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई नो कि आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेगी इन बेस के नाम याद करने में, बट अगर आप इन्हें डेली प्रैक्टिस करेंगे देन आपको ये नाम याद हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि किसी भी सब्सटेंस को बताते हैं कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब देखो आप ये सोचने लगे कि भाई हम टेस्ट भी तो कर सकते हैं कि भाई अगर ये खट्टा हुआ तो ये एसिड है, अगर ये बिटर टेस्ट हुआ इसका तो ये बेस है। बट ये भी तो सोचो कुछ कुछ चीज़ें हार्मफुल भी तो हो सकती है। हम हर एक चीज़ को अपनी जीभ पे लगा कर देखेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते हम। इसी वजह से इंडिकेटर काम में आते हैं। वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं या फिर अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये जो इंडिकेटर्स है ये एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस को बताते हैं एक सब्सटेंस के अंदर, उसके कलर को चेंज करके, जो मैंने अभी बताया। ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल टर्मरिक हल्दी। अब मैं एक अच्छे से एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे आप शादी में गए हैं एंड आपने वाइट कलर की बिल्कुल कमीज़ पहनी हुई है, उसके ऊपर सब्जी गिर गई, घर आकर आप उसे धो रहे हैं सब्जी को, तो हल्दी थी उस सब्जी के अंदर। ठीक है। तो येलो येलो आपका निशान था उसके अंदर। हल्दी के अंदर क्या पढ़ा हमने? हल्दी के अंदर क्या है? एसिड है। अब टर्मरिक जो है बेसिकली सब्जी के अंदर क्या था? एसिड था। ठीक है। एंड जो आपका टर्मरिक है वो उसके अंदर एसिड है बेसिकली। ठीक है। एंड जब आप उसे साबुन से रगड़ रगड़ कर धोएंगे तो वो निशान तो नहीं जाएगा, लेकिन जो आपका हल्दी का येलो येलो जो आपका निशान था वो येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि साबुन आपने उसके ऊपर रब किया है, अपने शर्ट के ऊपर आपने अपने सोप को रब किया है, तो उससे चेंज हो गया, रेड कलर में वो चेंज हो गया है। ठीक है। येलो कलर आपकी शर्ट पर गिरा था जो कि टर्मरिक का था, हल्दी का था, देन वो चेंज हो गया रेड कलर में। किसकी वजह से? साबुन लगाने पर। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल जस्ट मुझे बताना था। ठीक है। टर्मरिक एंड चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल, चाइना रोज किसे कहता है? गुड़हल, उसके पेटल्स भी। एंड लिटमस आर सम नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस का तो आप बहुत नाम सुनोगे। ठीक है। एंड नेचुरल इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स डेट अकर इन नेचर। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नेचर में अकर होते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लिटमस क्या है। ठीक है। लिटमस एसिड के अंदर कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो लिटमस एक पेपर की तरह ही होता है। ठीक है। ये एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एक ट्रिक बता दूं मैं, क्योंकि बच्चों को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि बेस, देखो बेस क्या कर रहा है? बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। अब आप बहुत कन्फ्यूज रहोगे कि ये कौन सा किस में चेंज कर रहा है, तो इसकी ट्रिक जानने से पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। लिटमस एक आपका नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब आपके नेचर में ही पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? लिचन्स के अंदर। लिचन्स से हम इसे ऑब्टेन करते हैं। लिटमस आपके सॉल्यूशन में अवेलेबल होता है फॉर्म एंड पेपर स्ट्रिप्स में। ये पाया है तो आपका लिटमस लिचन्स में जाता है, बट हम इसे पेपर स्ट्रिप्स में अपने मतलब ईजी बनाने के लिए हमने इसे पेपर स्ट्रिप्स में कर रखा है। ठीक है। दो हमें लिटमस पेपर मिलते हैं देखने को, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो देखो रेड लिटमस पेपर, अगर हमारे पास लाल कलर का लिटमस पेपर है तो वो रेड से अगर वो बेस हुआ। ठीक है। अब बेस जैसे कि हमने क्या नाम सुना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने नाम सुना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसे ध्यान से यहाँ समझते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? बेस है। अब बी राइट बैक, ये आपने एक
शॉर्ट फॉर्म जैसे आजकल बहुत जेंजी चल रहा है कि हम शॉर्ट फॉर्म चलाते हैं, तो बी राइट बैक, BRB आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। जैसे आजकल गुड नाइट को GDNYT करके लिखते हैं लोग, तो ऐसे हम बी राइट बैक BRB चल रहा है आजकल। तो इससे आपकी ट्रिक बन रही है, देखो बेसिस, B फॉर बेस, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये आपकी ट्रिक बिल्कुल काम आ गई, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अगर आपने रेड लिटमस लिया और उसे इस बेस के अंदर डाला, इस बेस में डाला, तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वो एसिड हुआ तो उसका सेम कलर रहेगा। लेकिन अगर बेस हुआ तो आपका जो रेड लिटमस है वो चेंज होकर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर रेड लिटमस था, लेकिन एसिड के अंदर बेस के अंदर डूबते ही इसने अपना कलर चेंज कर दिया, ये ब्लू हो गया, ठीक है। एंड एसिड के लिए ऐसी एक ट्रिक समझ लो, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। देखो आब्राकाडाब्रा, ABR, आब्राकाडाब्रा, ये ट्रिक है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये आपका सेकंड ट्रिक हो गई। देखो ब्लू लिटमस है एंड वो रेड। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम अगर हमने गलती से मतलब हमें पता नहीं है कि कौन सा सॉल्यूशन है ये, और मतलब ना हमें पता है कि वो एसिड है ना बेस है, हमने गलती से एसिड के अंदर रेड वाला डाल दिया, रेड लिटमस पेपर डाल दिया, तो तब क्या होगा? तो वो रेड वाला जो आपने डाला है ना, वो रेड का रेड ही रह जाएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिड्स रेड लिटमस पेपर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ब्लू कलर को रेड में बदल देगा, ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में बदलेगा, अगर वो एसिड्स रेड लिटमस पेपर के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमने लिटमस के बारे में पढ़ा। अब कुछ टेस्टिंग सॉल्यूशंस लिटमस पेपर से देखते हैं। तो टेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास है और उसका इफेक्ट पड़ेगा रेड लिटमस पेपर पर और ब्लू लिटमस पेपर पर, तो हमें लास्ट में भी क्या रिजल्ट निकलेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका टैप वाटर, ये बेसिकली आपकी NCERT की बुक के अंदर ही टेबल है, अपनी बुक के अंदर साथ के साथ इसे भरते रहना, ठीक है। तो टैप वाटर जो आपका बेसिकली आपके घरों में जो भी पानी आता है उसके अंदर क्या होगा, वो एसिडिक होगा नेचर में या फिर बेसिक होगा, मतलब एसिड उसके अंदर होगा या फिर बेस होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। रेड लिटमस पेपर पर उसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, और ब्लू लिटमस पेपर पर नहीं पड़ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जब कोई भी किसी भी उसमें चेंज नहीं हो रहा है, सो दिस शोज डैट वो न्यूट्रल है, मतलब जो आपके घर में पानी आ रहा है वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ठीक है। डिटर्जेंट सॉल्यूशन, हमने देखो एग्जांपल में बेसिस के एग्जांपल में पढ़ा था कि डिटर्जेंट जो होते हैं वो बेस होते हैं, तो इस हिसाब से तो बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं। अब यहाँ हमने क्या लिया हुआ था, रेड लिटमस पेपर लिया हुआ है, क्या इसमें कुछ चेंज दिख रहा है हमें? देखते हैं, हाँ ब्लू में बदल गया, तो इट मीन्स ये क्या है, बेस है। बट ब्लू लिटमस पेपर को करके देखा तो इसमें तो नहीं हो रहा है कुछ भी चेंज, तो ये बेसिक नेचर का है। एरेटेड ड्रिंक, रेड को मतलब यहाँ आपका ना बेसिकली बेस होगा, और अगर यहाँ कुछ चेंज हुआ तो ये एसिड होगा। कोई भी जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है वो बेसिक नहीं होती है, वो एसिडिक होती है, एंड इस वजह से यहाँ एसिड आ गया। सोप आपका बेसिक होता है तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। शैम्पू आपका एसिडिक होता है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन वो न्यूट्रल होगा, शुगर सॉल्यूशन वो भी न्यूट्रल होगा। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड आपका पाया जाता है, नाम में ही एसिड है तो एसिड्स तो बिल्कुल टर्न करेगा, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू को रेड में बदलेगा वो, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, तो चेंजेस टू ब्लू। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चेंजेस टू ब्लू, बेसिक है नेचर में। वॉशिंग सोडा बेस होता है, चेंजेस टू ब्लू, एंड दिस इज बेसिक इन नेचर। लाइम वाटर आपका बेसिक होता है, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। To use turmeric as an indicator, it is generally mixed with water to form a paste, which is then put on blotting paper and dried to form thin stripes of टर्मरिक पेपर। तो टर्मरिक को हम कैसे एक इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं? अगर हमें टर्मरिक को एक इंडिकेटर की तरह यूज़ करना है तो हम उसे जनरली हल्दी को पानी के अंदर भिगो लेंगे, फिर उसे एक पेपर के ऊपर पूरा उसका जो हमने मिक्सचर तैयार किया है हल्दी का, उसे पेपर के ऊपर पूरा फैला देंगे, फिर उसे सूखने के लिए रख देंगे। फिर पेपर के ऊपर जो वो टर्मरिक है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे, तो उससे हमारा टर्मरिक को हम एक इंडिकेटर की तरह यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जो वो टर्मरिक पेपर बना है फिर हम उसे सॉल्यूशंस के अंदर डालेंगे, ये देखने के लिए कि वो एसिडिक है या फिर एल्कलाइन नेचर का है। एल्कलाइन मैंने बताया था, वो एल्कलाइन का मतलब बेस ही होता है, बस ऐसे बेसेस जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाए वो एल्कलीन होते हैं, ठीक है। अब कुछ कभी कभार जो टर्मरिक सॉल्यूशन है, समटाइम्स टर्मरिक सॉल्यूशन इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर, हम टर्मरिक सॉल्यूशन को एज एन इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं। अब हम कुछ टर्मरिक सॉल्यूशन से भी टेस्ट कर लेते हैं। तो देखो यही आपकी टेबल बेसिकली आपको बुक के अंदर साथ के साथ फिल करते चलनी है। तो आपको सॉल्यूशन टेस्ट करना है। लेमन जूस आपको दिया हुआ है, तो लेमन जूस बेसिकली क्या है, एसिड है उसके अंदर, तो एसिड के अंदर तो देखो एसिड में वो कुछ चेंज नहीं करेगा, तो फिर वो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल कह लो। ऑरेंज जूस के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ तो वो एसिडिक है।
कोई भी चेंज नहीं हुआ तो वो एसिड है। अगर वो उसके अंदर कुछ चेंज हो गया, ठीक है, टर्मरिक सॉल्यूशन जो हमने वो जो टर्मरिक पेपर जो बनाया था उसके स्ट्राइप्स में कलर चेंज हो गया तो वो बेसिक हो जाएगा। अगर कोई भी चेंज नहीं आया तो वो क्या है, सिंपली आपका है एसिड या फिर न्यूट्रल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो बेस है, तो बेस का तो ये रंग चेंज करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। मैंने देखो साबुन का और सब्जी का एग्जांपल दिया था, ठीक है, उससे ध्यान रखना। बेकिंग सोडा रेड में चेंज हो जाएगा, लाइम वाटर रेड में चेंज कर देगा। इट मीन्स ये तीनों बेसिक है। शुगर कोई भी चेंज नहीं आया, दैट मीन्स इट इज एसिडिक और न्यूट्रल। कॉमन सॉल्ट कोई चेंज नहीं आया तो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। चाइना रोज़, चाइना रोज़ या फिर गुड़हल कह लो इसे। चाइना रोज़ के जो पेटल्स हैं उन्हें हम गर्म पानी में रखेंगे तो फिर वो एक कलर्ड सोल्यूशन ऑब्टेन होता है हमें उससे। दिस कलर्ड सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। मतलब अगर आपने गुड़हल का एक फूल लिया, चाइना रोज़ फ्लावर लिया, अगर आप उसे गर्म पानी में रख देते हैं तो उसका पूरा कलर निकल जाता है, ठीक है। तो जो वो आपका कलर ऑब्टेन हुआ है उसे हम एक इंडिकेटर की तरह, मतलब उसी से हम पता लगाइए कि ये एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। देखो जैसे ये आपकी फिगर आपकी एनसीईआरटी की है, ये एसिड है, ये इंडिकेटर है एंड ये बेस है। तो चाइना रोज़ से टेस्ट करते हैं सोल्यूशन को। शैम्पू, शैम्पू है तो उसका मिल्की कलर चेंज हो जाएगा, मतलब ये पूरा एक लिक्विड रहता है, ठीक है। अगर उसके अंदर आपने शैम्पू डाला, इसमें शैम्पू डाला तो वो मिल्की से कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर फिर फाइनल देखो, शैम्पू शुरू में डालोगे तो वो मिल्की कलर का हो जाएगा, देन फाइनल जब आप उसे मिक्स करोगे देन वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। लेमन जूस डर्टी वाइट हो जाएगा, देन मेजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा। सोडा वाटर कलरलेस, शुरू में वो कलरलेस होगा, देन धीरे धीरे मिक्स करते करते ग्रीन कलर का हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिख रखा है, नहीं तो इसका मतलब यही है बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम बेकिंग सोडा को कहते हैं। तो बेकिंग सोडा शुरू में कलरलेस होगा, देन ग्रीन हो जाएगा। एंड विनेगर कलरलेस शुरू में, देन मेजेंटा कलर। शुगर सोल्यूशन कलरलेस एंड लास्ट में भी नो चेंज। कॉमन सॉल्ट में भी कोई भी चेंज आपको नहीं दिखेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब चाइना रोज से कुछ और भी टेस्ट कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, एसिड, ठीक है। टर्मरिक पेपर में इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो टर्मरिक पेपर है वो एसिड पे कोई रिएक्शन नहीं करेगा, बेस का रंग चेंज करके रेड कर देगा, ठीक है। चाइना रोज डार्क पिंक कलर में हो जाएगा, ठीक है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप इसे देख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसे, अपनी नोट्स कॉपी में बिल्कुल एज इट इज इसे बना लो, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे कहते हैं। तो देखो, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस सब्सटेंस न्यूट्रलाइज कर दें उनके एसिडिक या फिर एल्कलीन नेचर को, और जो प्रोडक्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो बनता है सॉल्ट। जो सॉल्ट है वो बेसिक भी होता है, एसिडिक भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ हीट विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर। देखो इसे आप कैसे देख सकते हो, एसिड प्लस बेस, जब हम एसिड को बेस में मिला देते हैं और सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, तो ये पूरी रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। जब हम एसिड को बेस में मिला देते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और पानी बनता है, तो यही आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर ये टेस्ट करने में मदद करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल फेनोल्फथलीन, ये हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। ये बेसिकली पिंक कलर का होता है। जब हम किसी भी एसिड को फेनोल्फथलीन में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि वो एसिड की प्रेजेंस है उसके अंदर, ठीक है। और जब भी हम फेनोल्फथलीन में कोई भी बेस ऐड करते हैं देन वो पिंक कलर में ही रहता है, ठीक है। अगर फेनोल्फथलीन बेसिकली ये ऐसा लिक्विड सा ही होता है, अगर आप इसके अंदर कोई भी एसिड डालोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने बेस डाला तो इसका कलर पिंक का पिंक ही रहेगा, ठीक है। एसिड एंड बेस को आपने देखो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट यहाँ पर बताई गई है। एसिड और बेस को आपने मिलाया तो क्या बनेगा, H2O का मतलब वाटर एंड सॉल्ट, एक नमक बनेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया आपने और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। बेस आपने पढ़ा था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो क्या बना, पानी बना और सॉल्ट बना आपका NaCl। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में कैसे होती है? इनडाइजेशन। हमें पता है कि हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, आपने चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ा हुआ है अपना, ठीक है। तो हमारे स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन कभी कभी जो हमारे स्टमक है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है। अब हमारे पेट के अंदर इतना ज़्यादा एसिड जनरेट हो गया है कि हमारे पेट में दर्द होने लगा है, एसिडिटी बन गई है। तो अब हमें उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड की बेसिक नेचर का कुछ डालना होता है, इसलिए हम एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली क्या किस तरीके के नेचर के होता है, बेसिक नेचर के होते हैं। अब खुद भी अपना लॉजिक लगाओ, आपके पेट में एसिड ज़्यादा बन रहा है, उसे आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एसिड एंड बेस मिलकर न्यूट्रल बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एंटासिड्स जब हम लेते हैं तो हमारे पेट को सुकून मिलता है। तो वो कौन से एंटासिड्स हो गए? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेसिक सब्सटेंस है जो कि हमारे स्टमक को न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड से। नेक्स्ट आता है आपका एंटबाइट।
द इरिटेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू एंट बाइट इज कॉज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड दैट द एंट इंजेक्ट्स इनटू द स्किन वाइल बाइटिंग। तो देखो स्किन में आपकी इरिटेशन होना शुरू हो जाता है जब भी आपको आंट बाइट करती है। वो किस वजह से? क्योंकि आंट की स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि स्किन में इरिटेशन लाता है, ठीक है। इसी वजह से हम एक बेसिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो ये एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। अब उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेसिक सब्सटेंस को अपनी बॉडी पर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने आपको बताया था, बेकिंग सोडा क्या है? एक बेस है, ठीक है। बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलेमाइन सॉल्यूशन और जिंक कार्बोनेट, ये सारे मतलब एंड बाइट्स के लिए यूज़ करते हैं। बट आप मेन ये याद रख लेना, बेकिंग सोडा को यूज़ करा जाता है जब भी आपको एंड बाइट कर लेती है, ठीक है। एंड सॉइल, अब पढ़ते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। प्लांट्स नीड अ सॉइल विच इज़ न्यूट्रल इन नेचर। देखो जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें इस तरीके की अपनी मिट्टी चाहिए कि न्यूट्रल हो, ना तो वो एसिडिक हो ना ही वो बेसिक हो, ठीक है। बट जो फार्मर्स हैं हमारे, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं या फिर बेसिक? वो होते हैं एसिडिक। अब ये सोचो, जब आप प्लांट्स के अंदर एसिडिक मटीरियल डाल रहे हो, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, तो जो हमारी सॉइल है उसके ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना, वो एसिडिक बन जाएगी। एंड हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि प्लांट्स को तो न्यूट्रल नेचर चाहिए होता है सॉइल के लिए, सॉइल का उन्हें न्यूट्रल नेचर चाहिए, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर डालना भी ज़रूरी है, और फिर वो मिट्टी को एसिडिक बना देते हैं। तो अगर हमें अपनी सॉइल को न्यूट्रल बनाना है तो तब हम उसे क्या करते हैं? लाइम के साथ उसे न्यूट्रलाइज करवाते हैं, ठीक है। सो टू ट्रीट एसिडिक सॉइल, हमें एसिडिक सॉइल को ठीक करने के लिए हमें उसके अंदर क्विक लाइम डालना चाहिए या फिर स्लेक्ड लाइम, ठीक है। क्या याद रखेंगे? क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम, ठीक है। हम इनका यूज़ करते हैं। क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम का हम क्यों यूज़ करते हैं? क्या एनीवन टेल? देखो हम इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि क्विक लाइम क्या है? बेस है वो एक। अगर हम एसिड को बेस में मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा वो, ठीक है। स्लेक लाइम भी क्या है? ऐसे ही बेस है। अगर हमारी सॉइल एसिडिक बन गई है तो हमें उसके अंदर बेस मिलाना पड़ेगा कि हमारी सॉइल न्यूट्रल हो जाए। तो बेस हम क्या डालेंगे अपनी सॉइल के अंदर? क्विक लाइम डालेंगे या फिर स्लेक लाइम डालेंगे। जो बेसिक सॉइल है, अगर हमारी जो मिट्टी है वो एसिडिक नहीं है बट वो बेसिक सॉइल है, तो हम उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डालेंगे। जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम समझ सकते हैं कि अगर हम वेजिटेबल पील्स, मतलब जो आपकी सब्जी के छिलके होते हैं, उन्हें अगर आप अपनी सॉइल के अंदर डाल दें तो वो एसिड्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल मेन्योर डाल दें, काउडंग डाल दें उसके अंदर, तो वो एक मेन्योर का काम करेगा और वो एसिड रिलीज़ करेगा। अगर हमारी सॉइल बेसिक है तो उसे हमें थोड़ा सा एसिड देना पड़ेगा कि जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए। और एसिड हम उसे कैसे दे पाएंगे? जब हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसके अंदर ऐड करेंगे, मतलब कि वेजिटेबल पील्स, सब्जी के छिलके या तो हमने डाल दिया या फिर काउडंग डाल दिया, कुछ भी, मतलब हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसके अंदर डालने हैं, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब भी हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि हमने आलू के छिलके अपने पेड़ के अंदर डाल दिए, ठीक है, तो वो हमारी सॉइल के अंदर डीकम्पोज होने लगता है, मतलब सड़ने गड़ने लगता है, जिसकी वजह से उस सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उस वेजिटेबल पील में से, ठीक है। पील का मतलब छिलका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली दो चीज़ें पढ़ी है। अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तब हमें क्या करना है, एंड अगर आपकी सॉइल बेसिक है तो तब आपको क्या डालना है अपनी सॉइल में, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स को कैसी सॉइल सूट करती है? न्यूट्रल सॉइल होनी चाहिए। अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो उसके अंदर हम क्विक लाइम डालेंगे या फिर स्लेक लाइम डालेंगे। अगर आपकी बेसिक सॉइल है तो उसके अंदर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऐड करवाते हैं, ठीक है। नाउ फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्री वेस्ट है वो बेसिकली एसिडिक होता है नेचर में, मतलब एसिड्स उसके अंदर होते हैं एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली डम्प्ड एनीवेयर। अब देखो कहीं पे किसी भी चीज़ में एसिड है एंड बहुत ज़्यादा हार्मफुल एसिड है, तो हम उसे कहीं पे भी ऐसे डंप नहीं कर सकते, ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से उन्हें रिवर के अंदर या फिर किसी भी स्ट्रीम के अंदर, मतलब कोई भी आपका किसी झील में डालना है, आपको किसी रिवर के अंदर जो वेस्ट है उसे डालने से पहले, रिवर के अंदर डालने से पहले हम बेस उसके अंदर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो जाए, जो वो वेस्ट हमारा जो वो कूड़ा है वो न्यूट्रल हो जाए, जिसकी वजह से जो आपके पानी के अंदर रहने वाली एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट ना हो। तो बेसिकली हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है? जो फैक्ट्री वेस्ट है वो एसिडिक होता है नेचर में, अब हमें उसे न्यूट्रल बनाना है, ठीक है। हमें न्यूट्रल क्यों बनाना है? क्योंकि अगर हम एसिडिक जो फैक्ट्री वेस्ट है अगर हम उसे डायरेक्टली ऐसे ही रिवर के अंदर, नदी के अंदर बहा देंगे तो उससे जो हमारी मछली वगैरह है वो भी मर सकती है, एसिड क्योंकि हार्मफुल है, ठीक है। इसी वजह से हम फैक्ट्री वेस्ट को पहले डालने से पहले उस जो वो एसिडिक वेस्ट है उसके अंदर बेस को डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट दोबारा हम कुछ समरी देख लेते हैं। ये आपके कीवर्ड्स है, आप अपनी नोटबुक में इसकी डेफिनेशन लिख कर रखेंगे, ठीक है। और यू कैन कमेंट डाउन ऑल्सो द आंसर एंड की पॉइंट्स। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में एंड बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में और सोपी होते हैं टच करने पर। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं एंड बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में। आई सपोज कि ये इसमें तो किसी को भी मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बता दी है, ठीक है। एंड सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है वो है न्यूट्रल, ठीक है। जैसे कि हमारा पानी ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, ठीक है। एंड सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो हमारे सामने, चलो ये लिक्विड रखा हुआ है, हमें नहीं पता ये किस चीज़ का है, जैसे मेरे सामने विनेगर रखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है,
तो मैं उसे किसकी मदद से उसे चेक करूँगी, इंडिकेटर्स की मदद से। इंडिकेटर के भी हमने कई सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे लिटमस पेपर पढ़ा था हमने, फेनोल्फथलीन पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही हम इंडिकेटर का यूज़ करके ये जान सकते हैं कि एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि विनेगर एसिडिक होता है या फिर बेसिक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। विनेगर एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। सो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट। एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल किसी की नहीं चलती। अब तुमने एक बिल्कुल हार्मफुल एसिड ले लिया और बिल्कुल हार्मफुल बेस ले लिया, दोनों की लड़ाई बजी, तो दोनों ही मतलब दोनों ही दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल बराबर की लड़ाई चल रही है, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अब देखो एसिड एंड बेस कब हमें मतलब न्यूट्रलाइज करने के बाद एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट कैसे मिलेगा। ये सपोज करो कि आपने एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला एसिड लिया है, जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, एंड बेस आपने बहुत ही हल्का फुल्का सा जो आपके ऑरेंज जूस में मिलता है ना, उसका बस रस निकाल लिया, सिट्रिक एसिड निकाल लिया, सिट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अगर आप इन दोनों को किसी एक हार्मफुल बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो जैसे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक बेस है, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है, एंड आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो दोनों देखो बहुत ही खतरनाक वाले अपनी अपनी जगह पर हैं, तो इस वजह से वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ मैंने क्या लिया, एक तरफ लिया सिट्रिक एसिड और दूसरी तरफ हमारा वही पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो हमारा ये जो सिट्रिक एसिड है वो तो बहुत ज़्यादा वीक एसिड है। तो आपके हिसाब से कैसा हमारा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमारा बेस जो है वो एसिड वाले को हरा देगा, क्योंकि एसिड बहुत कमज़ोर वाला है उसके सामने, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैप भी है, आप इसे देख सकते हो, क्योंकि नहीं तो मैंने हर एक चीज़ तो आपको करवाई दी थी, बट ये ना लिखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक कॉन्सेप्ट चार्ट आप बना लेना, इट वुड बी टू मच हेल्पफुल। देखो ये नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स दो टाइप के हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल के आपके 3 एग्जांपल आपने पढ़े, लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज। ये बिल्कुल ऐसे ही बना लेना चाहे, या फिर आप टेबल बना के भी कर सकते हो। लिटमस एसिड को ब्लू से रेड में, बेस को रेड टू ब्लू एंड डिस्टिल वाटर को पर्पल में, ठीक है। टर्मरिक येलो टू रेड एंड एसिड में नो चेंज। चाइना रोज बेस को ये ग्रीन में बदल देगा एंड एसिड को ये डार्क पिंक में। एसिड को येलो टू पिंक ये मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथलीन एसिड के अंदर कलरलेस हो जाता है, एंड बेस के अंदर ये येलो टू पिंक हो जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये चार्ट है, तो फिर आप इसे बना सकते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज़ आपकी बुक में सजेस्ट की गई है, उन्हें देख लेते हैं। यूजिंग द नॉलेज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट अ सीक्रेट मैसेज विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा एंड बीट रूट, एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। तो आपके पास अब नॉलेज आ गई है एसिड एंड बेसिस के बारे में, तो उनका यूज़ करके अब एक सीक्रेट मैसेज आपको लिखना है बेकिंग सोडा और बीट रूट को यूज़ करके। बेकिंग सोडा क्या है, कैसा नेचर होता है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा आपका बेस होता है, और बीट रूट के अंदर कोई ना कोई एसिड होगा, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे वर्क करता है। सो प्रिपेयर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इन वाटर, यूज दिस सॉल्यूशन टू राइट द मैसेज ऑन अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर विद अ कॉटन बड, रब अ स्लाइस ऑफ फ्रेश बीट रूट ओवर द मैसेज। तो आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा लेना है, पानी के अंदर उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन, उसका मिक्सचर सा तैयार करना है, देन उससे आपको अपनी शीट पर अपना कुछ भी लिखना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप बीट रूट उसके ऊपर रब करोगे, तो फिर वो आपका अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आप बाकी की भी ये पढ़ सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ आप करके देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 7 साइंस।